चलो हम सब आज से पढ़ेंगे फिजिक्स में नया चैप्टर। क्या पढ़ेंगे जी? नाभिक, न्यूक्लियस पढ़ेंगे। तो आप इधर पहले हम लोग समझते हैं परमाणु के बारे में, फिर हम लोग चलेंगे नाभिक पे, चलेंगे क्या होता है सब चीजें, ठीक ना? जो आप इधर अगर हम बात करें परमाणु, तो परमाणु की सबसे पहले जो परिभाषा दी गई थी वो दी गई थी महर्षि कणाद द्वारा। किस द्वारा? महर्षि कणाद। एक ऋषि थे। कौन थे? ऋषि थे। लिखना कुछ भी नहीं, बस समझना है। जो इधर महर्षि कणाद, बोलो मत। महर्षि कणाद ने क्या कहा? महर्षि कणाद ने कहा हमारे इस पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का जो सभी वस्तुएं हैं वह 5 प्रकार की चीजों से मिलकर बनी हुई है। तुम लोग पढ़े होगे, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ना जी, क्षिति जल पावक गगन समीरा। अब इसमें महर्षि कणाद ने बोला जो पदार्थ होता है वह 5 प्रकार के तत्वों से मिलकर क्या है? बना है। और उसमें उन्होंने परमाणु के सिद्धांत में उन्होंने आकाश को सम्मिलित नहीं किया, वायु को, धरती को, क्षिति जल को ना, क्षिति जल पावक अग्नि को क्या किया? शामिल किया, परंतु आकाश को शामिल उसमें नहीं किया। किसने नहीं किया? कणाद ने। और महर्षि कणाद ने कहा किसी भी पदार्थ का सबसे छोटका कण, छुटकू कण क्या कहता है? परमाणु कहलाता है। यानी कोई पदार्थ हो उसको तुम काटते चले जाओ और काटने के बाद जो सबसे छोटका कण बचेगा, जो मार्कर मान लो है, ये मार्कर को हम करना शुरू कर दिए। मार्कर को काटते काटते हम ऐसे पोजीशन पर पहुंचे, अब मार्कर को उसके और आगे उसको काट नहीं सकते। वही उस मार्कर का सबसे छोटकू कण क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। ये कौन कहा? महर्षि कणाद ने कहा। यानी किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण, सबसे अति सूक्ष्म कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। एक कब की बात है? 600 ईसा पूर्व की। एक होता है ईसवी, एक होता है ईसा पूर्व। ठीक, तो ईसा पूर्व क्या होता है? तुम लोग जानते होंगे, ईसा मसीह। तो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, उनके जन्म को पहली शताब्दी मान ली गई। अब उनके जन्म से पहली तो घटना घटी हुई है, उनके जन्म से पहली इतनी घटनाएं घटी, उनको हम लोग ईसा पूर्व नाम जानते हैं। मान लो तुम लोग जानते हो पाषाण काल, तो पाषाण काल आज से 4300 कुछ ईस्वी पूर्व की घटना है। ईसा पूर्व, फिर उससे और आगे जाओगे तो और पता चलाएगा ऐसे। तो ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा पूर्व घटता है और ईस्वी क्या होता है? बढ़ता है। तुम लोग सुनो, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, ऐसे पानीपत युद्ध 1556 में, 1761 में बढ़ रहा है। ईस्वी पूर्व क्या होता है? घटता है। ये चीज होता है। यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले जो घटनाएं घटित हुई उसको इतिहास में लोगों ने क्या मान लिया? ईसा पूर्व। उनके बाद घटना क्या माना गया? ईस्वी माना गया। तो यहाँ पर भाषण में आई ना, जो कणाद ने कहा किसी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। फिर एक साइंटिस्ट हुए डेमोक्रिटस। कौन हुए? डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने कहा, कब कहे? 400 ईसा पूर्व में। जी घट रहा है, घटता है, और इसलिए क्या होता है? बढ़ता है। पदार्थ अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। डेमोक्रिटस ने क्या बोला? जो पदार्थ होता है वह अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। यानी पदार्थ को और हम इससे छोटे भागों में तोड़ नहीं सकते हैं। किसने कहा? डेमोक्रिटस ने कहा। डेमोक्रिटस ने कहा कि पदार्थ अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। यानी जब मार्कर को हमने छोटे छोटे भाग में काट दिया तो सबसे छोटा कण मिला, वो हो गया परमाणु। अब उस परमाणु को हम और छोटे भाग में तोड़ नहीं सकते। ये कौन कहा? एक है डेमोक्रिटस ने। तो यही बात समझ लो, कणाद ने सबसे पहले ही परमाणु शब्द का आविष्कार किया था। कि परमाणु नाम किसने दिया था? कणाद ने दिया था। और जो एटम्स हम लोग बोलते हैं एटम्स, तो एटम्स किसने नाम दिया था? डेमोक्रिटस ने। अब सोचो, ये हिंदी नाम है, ये क्या है? इंग्लिश नाम है। तो परमाणु हिंदी में किसने बोला था? कणाद ने। और एटम्स किसने कहा? डेमोक्रिटस ने।
एटम्स का मतलब ही होता है कि हम लोग परमाणु को और छोटे भाग में तोड़ नहीं सकते हैं। एटम मतलब और इसको सरलतम अणु में काट नहीं सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो, वही एटम्स का मतलब होता है। ये किसने कहा था? डेमोक्रिटस ने कहा था। बस इन्होंने क्या बोल दिया कि परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है, इसको हम और छोटे भाग में तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते। फिर बाद में क्या हुआ? फिर बाद में सबसे जो सर्वमान परिभाषा, जो सबसे क्या जी सार्वभौमिक जो सिद्धांत आया, वो किसका आया? जॉन डाल्टन का आया 1803 में। कब आया? 1803 में। जॉन डाल्टन ने कहा किसी पदार्थ का अति सूक्ष्म अविभाज्य कण। इन्होंने क्या बोला था? बस अति सूक्ष्म बोला, इसने क्या बोला? अविभाज्य। अब जॉन डाल्टन ने उसको दोनों जोड़ दिया। साइंटिस्ट में कलक रही होता है, ये अलग बोले, क्या बोले? अलग बोले। ये बोले अति सूक्ष्म में, क्या बोले? अब जॉन डाल्टन ने दोनों जोड़ दिया। किसी पदार्थ का अति सूक्ष्म अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। किसने कहा? जॉन डाल्टन ने कहा किसी पदार्थ का अति सूक्ष्म अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है, जो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है और स्वतंत्र अवस्था में रह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। किसने कहा? जॉन डाल्टन ने कहा परमाणु किसी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, और यह क्या होता है? एक अति सूक्ष्म। ये बात सबसे मेन है किसके लिए? जॉन डाल्टन के लिए। परमाणु क्या है? एक अति सूक्ष्म अविभाज्य कण है। यानी यहां पर भी जॉन डाल्टन कहना चाह रहे हैं कि परमाणु को हम छोटे अणुओं में और भागों में काट नहीं या तोड़ नहीं सकते। अब बात क्या हुआ? कुछ समय बाद ये 1803 ईस्वी की, ये 1897, लगभग कई साल बाद, 93 नजीक 96, 94 साल बाद ना, 94 वर्षों बाद कौन हुए? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने, ठीक, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। क्या की? इलेक्ट्रॉन की खोज की है। ये लिए कैथोड ट्यूब लिए। क्या लिए? कैथोड ट्यूब लिए। और कैथोड ट्यूब में एक लिए जार लिए, उसमें कैथोड किरणें क्या किए? इन्होंने प्रवाहित किया कैथोड किरणें। किसने? जे थॉमसन ने। एक बहुत बड़ा लैब बनाए, और लैब में क्या किए? एक क्या लिए? एक जार लिए, ठीक। उस कैथोड ट्यूब में क्या किए उन्होंने? कैथोड किरणें क्या किए? भेजा। जब कैथोड किरणों को भेजा तो उन्होंने देखा कैथोड से कुछ किरणें निकल रही थी। उन किरणों का नाम क्या दिया उन्होंने? कैथोड किरणें नाम दिया। बाद में उन्हें किरणें क्या नाम दिया गया था? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दीजिए? इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया। ये कैथोड किरणों नहीं, जो किरणें निकली उनका नाम रखा कैथोड किरणें। उन कैथोड किरणों पर माइनस चार्ज था, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया? इलेक्ट्रॉन नाम रखा गया। और इलेक्ट्रॉन नाम भी किसने रखा था? जे थॉमसन ने। इनसे जे थॉमसन ने एक प्रयोग किया। कब किया? 1897 में। 1800 उन्होंने क्या किया? उस ट्यूब में बहुत कम दाब पर जी क्या किए? किरणें भेजे। जब बहुत कम दाब पर किरणें भेजे तो यहां पर क्या हुआ? उस कैथोड ट्यूब से, ठीक, क्या निकली? कैथोड किरणें निकली। उन कैथोड किरणें जब उन्होंने डीपली अध्ययन किया, कैथोड किरणों पर कौन चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था। और नेगेटिव चार्ज के कारण इन किरणों क्या नाम रखा गया था? इन किरणों का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम रखा गया? इलेक्ट्रॉन नाम रखा गया। तो इलेक्ट्रॉन जब खोज हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद ये मालूम चला कि जो जॉन डाल्टन कर रहे हो क्या है? पूरा पूरा गलत है। यानी परमाणु अविभाज्य नहीं है। परमाणु को हम और छोटे भाग में तोड़ सकते हैं। वो किसमें तोड़ सकता है? इलेक्ट्रॉन में। किसमें जी? इलेक्ट्रॉन में। यानी जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद ये मालूम चल गया कि परमाणु एक अविभाज्य कण नहीं है। परमाणु एक क्या है? विभाज्य कण है। क्या है जी? विभाज्य कण है। यानी परमाणु को हम और छोटे भाग में तोड़ सकते हैं। यहां बात समझ में आई। अब क्या हुआ? इसके बाद एक साइंटिस्ट और हुए। जब ऋणावेश की खोज हो गई तो एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कौन जी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को हम लोग श्रेय दे देते हैं, जिसे तुम लोग जानते हो, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की पूरा खोज का श्रेय अगर हम बात करें गोल्डस्टीन को आता है। गोल्डस्टीन को
गोल्डस्टीन ने पूरा उपकरण तैयार किया। गोल्डस्टीन ने पूरा उपकरण बनाया। उसमें उन्होंने कैनाल किरणें क्या है जी, उन्होंने क्या किया, कैनाल किरणों तो जब अध्ययन किया, कैनाल किरणें मालूम चला एक कैनाल किरणें होती धनावेशित। क्या होती है? धनावेशित। तीन से गोल्डस्टीन ने जो अपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से मालूम चला कि हमने एक किरण कहा निकले कैथोड से, तो कैथोड से निकलने का, कैथोड क्या होती है? निगेटिव होती है, इसे क्या नाम रखा गया? इलेक्ट्रॉन नाम रखा गया। और एक होता है एनोड, क्योंकि वो किरणें एनोड से निकली थी, एनोड से निकलने के कारण वो किरणें थी धनावेशित। क्या थी? धनावेशित। और इन किरणों का नाम रखा गया कैनाल किरणें। क्या नाम रखा गया? एक और किरणें थी कैथोड किरणें। वो कौन किरणें थी? एक किरणें निकली थी कैथोड से, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? कैथोड किरणें, क्योंकि इन कैथोड किरणों पर निगेटिव चार्ज था, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम रखा। समझ आई? जब गोल्डस्टीन ने प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद निष्कर्ष ये निकला, जो एनोड से किरणें निकल रही हैं वो किरणें क्या है? वो किरणें, उन किरणों को उन्होंने नाम दिया कौन सी? कैनाल किरणें नाम दिया। और कैनाल किरणें बस नाम देखो शांत हो गए। बाद में महाराज एक पूरा फायदा उठा लिए, उन कैनाल किरणों पर इन्होंने चेक किया। कौन चेक किया? रदरफोर्ड ने उन कैनाल किरणों पर चेक किया कि धनावेश है, और इन धनावेश को ही इन्होंने क्या नाम दे दिया? पोट्रॉन नाम दे दिया। बस पूरा श्रेय किसको दे दिया गया? रदरफोर्ड। पूरा खोज विचारे किए गोल्डस्टीन, पूरा ट्यूब बनाए, पूरा लैब में बैठे, पूरा एक्सपेरिमेंट किए, बता भी दिए कि जो एनोड से किरणें निकली हुई है इनका नाम है कैनाल किरणें। बस यही क्या किए, कैनाल किरणों पर कौन चार्ज होता है? धनावेश। और धनावेश होने के कारण इन्होंने रखा था इलेक्ट्रॉन, इन्होंने क्या दे दिया? प्रोटॉन। बस पूरा श्रेय किसको दे दिया गया? रदरफोर्ड को। तो कब खोज हुई थी? 1911 में। तो रदरफोर्ड ने क्या खोज किया था? धनावेश कण क्या होता है? प्रोटॉन होता है। अब यहां देखो, यहां ध्यान से, रदरफोर्ड ने और अपने एक्सपेरिमेंट को बढ़ाया। जब रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट को बढ़ाया, उन्होंने और देखा, अध्ययन किया, जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान होता है, किसी परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है, वह उस परमाणु के सेंटर में यानी केंद्र में क्या होता है? निहित होता है, केंद्रित होता है। और जब उन्होंने स्वर्ण पत्र के माध्यम से पोलोनियम नामक रेडियो एक्टिव तत्व को उस स्वर्ण पत्र पर इन्होंने बौछार कराया, तो इन्होंने और डीपली अध्ययन किया। मालूम चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होने मतलब ही है, परमाणु का जो पूरा पार्ट होता है, जो उसका द्रव्यमान होता है, वो कहां पर है? केंद्र में है। यानी उसका द्रव्यमान हर जगह पूरा स्वतंत्र रूप से फैला नहीं है, क्या है? एक जगह निहित है, केंद्रित है। और उस केंद्रित भाग को ही, जहां पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान निहित है, क्या नाम दिए? नाभिक नाम दिए। किसने? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने बोला कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान एक स्थान पर क्या होता है? केंद्रित होता है। उस भाग को क्या बोला उन्होंने? नाभिक नाम बोला ना जी। अब इन्होंने जब स्वर्ण पत्र पर बहुत सारे प्रयोग किए, तो देखा बहुत सारी किरणें ऐसे थी जो नाभिक की ओर गई और उसे टकरा क्या हो गई? वापस अपने मार्ग पर लौट आई। इससे निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का कुछ भाग क्या होता है? ठोस होता है, जिससे क्या होती? किरणें गई तो वहां से क्या हो गई? लौट के चली आई। अब बहुत सारी किरणें ऐसी थी जो क्या हो गई? वापस चली, क्या मतलब गुजरी नहीं, पास हो गए, पास चली गई। मतलब इससे क्या निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। क्या होता है? खोखला होता है। तो कई सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने पर मालूम चला, जैसे तो लोग जानते होंगे, इनके सिद्धांत को हम लोग कहते हैं वाटर मिलन सिद्धांत। क्या बोलते हैं? वाटर मिलन सिद्धांत बोलते हैं। तरबूज का सिद्धांत। क्या जी? तरबूज का सिद्धांत। तरबूज देखे होंगे, तरबूज में जो ललका वाला भाग होता है, ललके वाले भाग को इन्होंने बोला ये क्या है? ये है नाभिक ना जी, नाभिक। और जो करियों वाला भाग होता है, काला वाला भाग, और काले वाले भाग को इन्होंने बोला कि उस तरबूज में जो काला वाला भाग है वो इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। कहाँ है? इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। ललके वाले भाग क्या बोले? नाभिक बोले। और जो काला वाला भाग है वो क्या बोला गया? वो इलेक्ट्रॉन है, उस तरबूज में धसे हुए हैं। इसलिए इनके सिद्धांत हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर मिलन सिद्धांत बोलते हैं। सही है? अब हुआ क्या? फिर इनके सिद्धांत से पहले ही अभी न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई है।
न्यूट्रॉन की खोज हुई तो 1932 में। इसके पहले क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे नील्स बोर। कौन थे? नील्स बोर। अब नील्स यहां पर रदरफोर्ड साहब कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता, इन्होंने यही बोल दिया था, दो चीज बताए। पहला, धनावेशित कण क्या कहलाएगा? न्यूट्रॉन। और नाभिक जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान जहां केंद्रित होगा उसको क्या बोलेंगे? और जो परमाणु के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाता है, यही बोला गया। कौन बोला? रदरफोर्ड ने। परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। इतना बोल दिए। अब हुआ क्या, नील्स बोर का सिद्धांत आता है 1913 में। कब? 1913 में। जब नील्स बोर का सिद्धांत आया 1913 में, तो नील्स बोर ने कुछ किया नहीं। जो रदरफोर्ड का सिद्धांत था वो, उसमें बहुत सारे सिद्धांतों में एक वर्ड जोड़ दिया उन्होंने, निश्चित। क्या जोड़ दिया? निश्चित वर्ड जोड़ दिया, निश्चित। निश्चित। अब निश्चित वर्ड जोड़ने से हुआ क्या, रदरफोर्ड ने बोला था परमाणु, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। लेकिन नील्स बोर ने कहा नहीं बच्चा, परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता तो है, लेकिन एक पर्टिकुलर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता ही नहीं कि जो ने मन की कौन कक्षा में चक्कर लगा रहा है। गांव में कुछ लोग होते किसी पर्टिकुलर घर के सामने चक्कर लगाएंगे, सब घर के सामने चक्कर लगाएंगे तो मार भगा दिए जाएंगे। वो चीज होता है। तो किसी परमाणु जो इलेक्ट्रॉन होता है वह किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष कक्षक में चक्कर लगाएगा, और जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा उस कक्षक की अपनी क्या होगी? एक निश्चित एनर्जी लेवल होगी, एक निश्चित ऊर्जा स्तर होगी। वह परमाणु उसी कक्षक में चक्कर लगाएगा जिसमें उसकी एनर्जी लेवल उस कक्षक क्या होगी? बराबर होगी। मान लो इन्होंने क्या बोला, समझो ध्यान से, बहुत समझने चीज यहां पर है। देखो ध्यान से, खांसी से ग्रसित, थोड़ा सा समझते रहो। ये है परमाणु, मान लो इसमें क्या है? प्रोटॉन। अभी न्यूट्रॉन खोज नहीं हुई है। देखो यार, अब जेम्स नील्स बोर ने क्या बोला? नील्स बोर ने बोला, मान लो ए है के, ए है यल, ए है यम। जो इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में चक्कर लगा रहा होगा, इस कक्षक की एक अपनी निश्चित एनर्जी लेवल होगी। अगर इस कक्षक की ऊर्जा स्तर 20 जूल है, इस कक्षक में चाहे ई वाला इलेक्ट्रॉन हो चाहे ई वाला इलेक्ट्रॉन हो, इसकी ऊर्जा कितनी होगी? 20 जूल होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में चक्कर लगा रहा है, इस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा, अगर इस कक्षक की एनर्जी कितनी है? 60 जूल है, तो सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? 60 जूल। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 50 जूल होगी तो इसकी ऊर्जा 20 जूल, इसकी ऊर्जा 60 जूल, यानी 50 जूल वाला यहाँ पर उससे कोई काम लेना देना नहीं है, वो कक्षा से बाहर रहेगा। यानी यहाँ पर रदरफोर्ड ने, जेम्स क्यों सी नील्स बोर ने बोला कि परमाणु नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित कक्षक में चक्कर लगाता है, और यहीं पर इन्होंने बोल दिया दो चीज। नील्स बोर ने बोला किसी परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर करते थे, या एक निश्चित कक्षक में चक्कर लगाते। निश्चित कक्षक बोले, जी चलो मैं यहां लिख रहा हूं, निश्चित कक्षक में चक्कर लगाते हैं। और बोलो मत, शांत रहो। उस कक्षक में उस पर्टिकुलर कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के निर्धारण के लिए भी उन्होंने क्या दिया? एक फार्मूला दिया। तो फार्मूला कौन था? 2n स्क्वायर। यानी उस कक्षक में से मान लो पहला कक्षक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। दूसरा है 8, तीसरा का है 18, ऐसे 32 इलेक्ट्रॉन। सोचो क्या हो रहा है? धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना। नील्स बोर ने बोला किसी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षक में चक्कर लगाएंगे, और उस निश्चित कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो भी क्या होगी? निश्चित होगी। उसके फार्मूला क्या था? 2n स्क्वायर।
हाँ, 2n² नील्स बोर ने दिया। इसी हम लोग कहते हैं बोर का परमाणु मॉडल सिद्धांत बोलते हैं। सही है। आगे क्या आया? आगे क्वांटम सिद्धांत है। क्या जी? क्वांटम सिद्धांत आया। कब आया? 1920 में। क्वांटम सिद्धांत में क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऑर्बिटल में चक्कर लगाता है। अब यहां पर और खतरनाक बात बोली गई। इलेक्ट्रॉन ना तो कक्षक में चक्कर लगाता है, ना तो एनर्जी लेवल चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऑर्बिटल में चक्कर लगाता है। और ऑर्बिटल को क्वांटम सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए थे ए श्रोडिंगर, कौन किए थी? श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग का निश्चित सिद्धांत से मालूम चला इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऑर्बिटल में चक्कर लगाते हैं। और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से मालूम चला किसी एक ही समय किसी, सुनना ध्यान से, हाइजेनबर्ग का निश्चित सिद्धांत क्या कहता है? हाइजेनबर्ग का निश्चित सिद्धांत एक आता है किसी एक ही समय एक ही क्षण पर किसी परमाणु का स्थिति और उसका वेग या मोमेंटम एक साथ हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये किसने कहा? हाइजेनबर्ग का निश्चितता का सिद्धांत कहा। क्या बोला? हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत ये बताया इसी क्वांटम सिद्धांत में। क्वांटम सिद्धांत में दो साइंटिस्ट का नाम आता है, एक श्रोडिंगर, एक कौन से हैं? हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग के निश्चित सिद्धांत में एक कहा गया किसी समय एक ही क्षण पर एक ही टाइम पर किसी इलेक्ट्रॉन का स्थिति या वेग या मोमेंटम या संवेग, यानी स्थिति और संवेग या वेग दोनों का एक ही समय पर उसका हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं। यानी एक ही टाइम पर या तो उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बताओगे या तो उस इलेक्ट्रॉन क्या बताओगे? वेग बताओगे, संवेग बताओगे। यानी दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। एक टाइम पर एक ही चीज बताओगे, एक टाइम पर दो चीज बता नहीं पाओगे। ठीक? या तो उसका वेग बताओगे तो स्थिति नहीं बता पाओगे, या तो स्थिति बताओगे तो वेग नहीं बता पाओगे। ये किसने कहा? ये कहा हाइजेनबर्ग के निश्चित सिद्धांत में बताया गया। अब क्वांटम सिद्धांत में मालूम क्या चला? क्वांटम सिद्धांत में मालूम चला इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऑर्बिटल चक्कर लगाता है। अभी ऑर्बिटल क्या होता है? एक नया चीज आ गया। ये पूरा केमिस्ट्री पार्ट हुआ। ऑर्बिटल को बाद में बांटा गया 4 भाग में। इसी ऑर्बिटल का नाम होता है, हम लोग कहते हैं क्वांटम सिद्धांत। क्या बोलते हैं? इसी ऑर्बिटल नाम होता है क्वांटम संख्या। क्वांटम क्वांटम संख्या। इसी ऑर्बिटल को हम लोग बोलते क्या जी? क्वांटम संख्या। और क्वांटम संख्या होता क्या है? किसी परमाणु की स्थिति और ऊर्जा के निर्धारण के लिए, क्या? किसी परमाणु की स्थिति, किसी परमाणु की स्थिति और ऊर्जा के निर्धारण के लिए, और ऊर्जा के निर्धारण के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है उसी हम लोग कहते क्या है? क्वांटम संख्या। तो किसी परमाणु की स्थिति, उसकी पोजीशन, वह परमाणु ऑर्बिटल के यानी कोश के उस उपकोश में कहां होगा? एस में होगा, पी में होगा, डी में होगा, एफ में होगा। उसकी पोजीशन और ऊर्जा उस कक्षक में जहां पर वो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी उस कक्षक में विशेष प्रकार की एनर्जी कितना होगी, इसका जिसका निर्धारण किया तो उसको हम लोग कहते क्या है? क्वांटम संख्या। तीन से तो क्वांटम संख्या से मालूम क्या चलता है? क्वांटम संख्या से ये मालूम चलता है कि वह परमाणु उपकोश के किस कक्षक में है, कहां कहां इलेक्ट्रॉन है, उस कक्षक में उस इलेक्ट्रॉन की अपनी पर्टिकुलर एनर्जी कितनी है। ये हम लोग किसको निर्धारित करते हैं? क्वांटम संख्या से। अब क्वांटम संख्या कितनी होती है? 4। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, जगह होगा है इधर। चलो सुनाना पड़ेगा 2 मिनट। यह देखो, चलो तो क्वांटम संख्याएं होती है 4। कितनी होती जी? 4। पहला कौन? मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 1 मिनट। चलो पहला तेरा मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक। दूसरा कौन है? दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या।
दिगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। चौथा क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक, मुख्य क्वांटम संख्या हम लोग दिखाते हैं एम से, दिगंशी को एल से, चुंबकीय को इसको यस। जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है यह किसी परमाणु के कोश इसी होते हैं ऊर्जा स्तर का मतलब यह है कौन चक्का लगा रहा है। ये क्या बताएगा? ये बताता है उपकोष। हाँ, उपकोष। ये क्या बताएगा? उप ऊर्जा स्तर। एक मिनट पूरा समझो ध्यान से विस्तार जो पढ़ा चुका हूँ डीप कोर्स किसमें? इसी पढ़ाया हूँ। एक ये देखो, यानी बताता है के याल यम बताएगा। ये क्या बताता है? यस पी डी बताएगा। और क्या बताएगा? उस उपकोषवा के किस कक्षकवा में है, वो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन उपकोष के किस कक्षक में है। ठीक, इलेक्ट्रॉन उस उपकोष के किस कक्षक में है, ये कौन बताएगा? ये बताता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। उस कोष में इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है? इलेक्ट्रॉन की, ठीक, बताता है इलेक्ट्रॉन की दिशा बताएगा। इलेक्ट्रॉन की दिशा बताएगा। कौन बताएगा? ए। और इलेक्ट्रॉन की दिशा यानी चक्कर दिशा जी वो होगी प्लस हाफ या माइनस हाफ। ये कौन बताएगा? ये देखा चक्रण क्वांटम संख्या। जैसे मान लो पूछो हम लोग कहां से स्टार्ट किए थे, पूरा कहां चले आ रहे हैं, एक तुम्हें दिखा दूं। मान लो मैं लिखा 3D5। क्या लिखा? 3D5 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताइए। 2000। तो यह जो आगे वाला नंबर होता है यही बताते हैं कौने कोष में है। ये कौने कोष में है अभी दिखाऊंगा अभी। मतलब इसके लिए n का मान हुआ 3, डी यस के लिए 0, यस पी के लिए 1, यस पी डी के लिए 2 होता है। 2 हो गया। ठीक, फिर क्या निकालूंगा? यम। क्या निकालूं जी? यम के लिए हम लोग बनाते हैं कक्षक। और डी में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक। कितने होते जी? 5। 1 2 3 4 5 हो गया। कई टर्म भरने हैं हमको? 1 2 3 4 5। अब पांचवें इलेक्ट्रॉन की तरह कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए? अंतिम इलेक्ट्रॉन। कौन जी? अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चार क्वांटम संख्या। अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन है? ये वाला ना जी, यही है अंतिम इलेक्ट्रॉन। अंतिम इलेक्ट्रॉन है ये वाला है, ये वाला। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए जो m का मान निकलेगा वह क्या निकलेगा? एक होता है क्लॉकवाइज, क्लॉक होता है घड़ी के दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, यानी दक्षिणावर्त बोलता है। ठीक, एक होता है वामावर्त ना जी, एंटी क्लॉक। ये है क्लॉकवाइज यानी प्लस 1/2 आ जाएगा। ये होता है ऐसे। ये हम लोग जो इलेक्ट्रॉन कक्षक जो भरते हैं ना, भरते किसके अनुसार? हुंड के नियम। किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं वह हुंड के नियमानुसार भर जाते हैं। ठीक, हुंड का नियम ये कहता है किसी परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी संभव होगा जब सभी कक्षकों में पहले एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? भर जाएंगे। तभी जोड़ा बनेगा, तभी पति पत्नी बनने शुरू होंगे। जब पहले क्या वो अकेले भरोगे। सही है। अब कौन जी? ये बड़ा तो नहीं हुआ, ये हुआ यहाँ पर -1, यहाँ हुआ 1, यहाँ -2 ना जी।
-2 -1 0 1। यहाँ कितना हो गया हमका मान 2 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो यस का मान प्लस हाफ कितना गया प्लस हाफ। तो मान लो हमने बोला क्लोरीन के अंतिम न्यूट्रॉन के लिए तुम देखो हम लोग कहां से स्टार्ट कहां पहुंच गए। क्लोरीन के अंतिम न्यूट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या चलो तो बोरबरी के अनुसार 2 8 7, अफबाऊ के अनुसार 1s2 2s2 2p 3s2 3p। गिन तो लो 2 2 6 4 10 2 12 5 जी। अब अंतिम न्यूट्रॉन ये हुए बोरबरिक नियम, ये हुआ बाउ का नियम। अंतिम न्यूट्रॉन पकड़ना है इन्हें कम करना चाहिए 3p5। बताओ इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है जो आगे वाली है। आगे वाली मुख्य क्वांटम संख्या कितना n का मान है 3। ठीक, फिर किसका मान d का मान 3 कितना होता है p के लिए मैं क्या लिख रहा हूं n l बोल भी नहीं तुम लोग l जी। d के लिए यानी l किसका कितना मान होगा 1 होता है ना, p के लिए 1 होता है। 3 का निकालोगे हम सब लिखा हूं हम के बनाना पड़ेगा तुम्हें। कितना p में कितने कक्षक होते हैं 3 1 2 3 कई टर्म भरना 1 2 3 5 पांचवा इलेक्ट्रॉन किसमें पड़ा पांचवा पहले बनाओ 1 -1 0 यानी इसके लिए हमका मान जो क्या उतना हो गया 0 हो गया। इसमें पड़ा ना पांचवा इलेक्ट्रॉन ही है, ये पहला है दूसरा है तीसरा है, ये कौन है चौथा, ये कौन है ये पांचवा है। इसके लिए इसका मान कितना होगा -हाफ। कितना जी उल्टा बना लंगड़ा है, देखो लंगड़ा है तो लंगड़ा होता क्या होता है -हाफ, तो ऊपर होता क्या होता है +हाफ। हम लोग कहां स्टार्ट किए थे कणास से और कहां पहुंच गए क्वांटम सिद्धांत पूरा यहां तक पहुंच गए। किसी को डाउट पहले से